खाना बनाते समय एक औरत के साथ बहुत अजीब बात हुई। उसने जो अंडे अभी खरीदे थे उनके अंदर वो बिल्कुल खाली निकले। उसे लगा शायद बस एक ही अंडा खराब है, इसलिए उसने दूसरा उठाया और उसे जोर से दबाया, लेकिन वो भी चूरा चूरा हो गया। फिर उसने एक एक करके सारे अंडे फोड़ डाले और देखा कि पूरा का पूरा डिब्बा ही खराब था। लेकिन अजीब बात सिर्फ यही नहीं थी। उसी दोपहर जब वो ध्यान लगाकर खिड़की साफ कर रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे की दीवार उसकी तरफ खिसक रही है। कुछ ही सेकंड में वो बुरी तरह फंस गई और हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी चटनी बनने वाली थी, चमत्कार से दीवार वापस अपनी जगह पर चली गई। शुरू में उसे लगा कि थकान की वजह से उसे ये सब वहम हो रहा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने दोबारा शीशा साफ करना शुरू किया तो वो दीवार के खिसकने के निशान देखकर हैरान रह गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सच था। जब वो इन सब बातों में उलझी हुई थी तभी उसे यहाँ आने का पहला दिन याद आया। सभी पड़ोसियों ने बहुत ही प्यार से उसके लिए एक पार्टी रखी थी। सबके चेहरों पर एक सच्ची और बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन सिर्फ एक नीना नाम की लड़की बहुत ही अजीब और डरी हुई सी लग रही थी। किसी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और सबको लगा कि नीना पागल हो गई है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खुशहाल सोसाइटी मानी जाती है। इसे फ्रैंक नाम के इस आदमी ने सालों की मेहनत से खुद अपने हाथों से बनाया है। जब भी कोई नया किराएदार यहाँ आता है तो वो उसे एक शानदार विला और एक टॉप मॉडल की महंगी कार तोहफे में देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आदमियों को लाखों के पैकेज वाली एक बढ़िया नौकरी भी मिलती है। और इस सोसाइटी का हिस्सा बनने की सिर्फ दो शर्तें हैं। पहली, यहाँ रहने वाले कपल या पति पत्नी होने चाहिए, और दूसरी, आपको भूलकर भी उत्तर दिशा के रेगिस्तान में नहीं जाना है, वरना जो भी खतरा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है। रोज सुबह नाश्ते के बाद सारी पत्नियां तैयार होकर गेट पर आती है और अपने पतियों को ऑफिस के लिए विदा करती है। यहाँ औरतों को पूरे साल कोई काम नहीं करना पड़ता, बस रोज थोड़ा समय निकालकर घर की साफ सफाई करनी होती है और बाकी समय वो अपनी रानी जैसी जिंदगी के मजे ले सकती है। वैसे तो ये सोसाइटी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मनोरंजन की हर चीज यहाँ मौजूद है। ड्रिंक्स और स्नैक्स भी एकदम फ्री मिलते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ महंगे ब्रांड्स भी कौड़ियों के भाव मिलते हैं। औरतें बिना सोचे समझे जमकर शॉपिंग कर सकती है, लेकिन सूरज ढलने से पहले उन्हें मालकिन की योगा क्लास में जाकर 2 सेशन पूरे करने होते हैं ताकि उनका फिगर एकदम परफेक्ट रहे और काम से लौटने पर उनके पति उन्हें देखकर खुश हो जाए। लेकिन इन सब के बीच नीना सबसे अलग थी। एक महीने पहले उसने नियम तोड़ा था और बिना बताए अपने बेटे को लेकर उत्तर के रेगिस्तान में चली गई थी। जब गार्ड्स को वो मिली तो उसका बेटा गायब हो चुका था और बस उसका खिलौना ही बचा था। उस दिन के बाद से नीना पूरी तरह बदल गई। वो सबसे कहती कि सोसाइटी में सब कुछ नकली है और सबको जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाने की चेतावनी देती, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि पीठ पीछे उसकी बुराई करते और कहते कि बेटे को खोने के गम में वो पागल हो गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही अजीब घटनाओं ने एलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दाल में कुछ काला है। और फिर उस दोपहर जब वो कपड़े उतार रही थी तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन नीना अपने बेटे का खिलौना पकड़े दूर रेगिस्तान की तरफ घूर रही है। इससे उसकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने अपने पति से छुपकर अकेले ही उत्तर की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंजिल आने से पहले ही बस के सारे यात्री नीचे उतर गए। आखिर में बस के अंदर सिर्फ वो और ड्राइवर ही बचे थे। जैसे ही वो रेगिस्तान के करीब पहुंचने लगे तभी आसमान से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने फौरन ऊपर देखा तो उसे एक धुआं छोड़ता हुआ हवाई जहाज दिखा। वो बिल्कुल नीना के खिलौने जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में वो जहाज सीधे पहाड़ के पीछे जाकर क्रैश हो गया। ये देखकर एलिस बुरी तरह डर गई और उसने चिल्लाकर बस रुकवाई। वो चाहती थी कि ड्राइवर बस को वहां ले जाए ताकि वो लोगों को बचा सके, लेकिन ड्राइवर ने घबराते हुए कहा कि वो बैन एरिया है और वो किसी भी कीमत पर बस वहां नहीं ले जाएगा। उल्टा उसने एलिस को भी दूसरों के मामले में टांग न अड़ाने की सलाह दी। ड्राइवर को डरपोक देखकर एलिस ने भी उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। अभी लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो अपना बैग लेकर बस से कूद गई और क्रैश वाली जगह की तरफ भागने लगी। उसने बगल में लगे उस बोर्ड पर भी ध्यान नहीं दिया जिस पर आगे खतरा है लिखा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहाज यहीं पर गिरा था। फिर भी वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी जगह और भी सुनसान होती जा रही थी। चलते चलते एलिस एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंची। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही अजीब सी गोल इमारत बनी थी। शायद यही वो जगह थी जहां आदमी रोज काम करने आते थे, इसलिए उसने ऊपर जाकर मदद मांगने की सोची। लेकिन जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर पहुंची तो वहां एक छोटी सी गोल झोपड़ी के अलावा कोई नहीं था। वहां एकदम सन्नाटा था। इस अजीब सी जगह को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये कोई ऑफिस है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर सारे आदमी रोज यहाँ क्या करने आते हैं। उसे सामने एक शीशे जैसी चीज दिखी जो किसी दरवाजे की तरह लग रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा और उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक एक लाल बत्ती जली और वो पलक झपकते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था कि वो वापस अपने घर कैसे पहुंची। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। उसने देखा कि उसका पति हड़बड़ी में खाना बना रहा है, लेकिन वो एलिस से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो घबराकर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एलिस ने उसे टोकते हुए पूछा कि आखिर वो घर कैसे आई। तो उसके पति ने कहा कि जब वो घर आया तो वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे इतने आराम से सोता देख उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। अब उसके पति के पास उससे झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नहीं थी, इसलिए एलिस ने उसे आज की सारी बातें बता दी। उसके पति ने उसे समझाया कि उसने बस कोई बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन जब एलिस रोज की तरह घर का काम कर रही थी तभी अचानक फोन की घंटी बजी। वो फोन नीना का था। जो उसने किया था वो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अभी तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। मार्गेल ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते एलिस। मैं पागल नहीं हूँ। तुम बेकार की बातें कर रही हो। तुम्हें ये सब रोकना होगा। हालांकि एलिस को भी कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे लगा कि धीरे धीरे वो ये सब भूल जाएगी। लेकिन दोपहर की योगा क्लास में उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने घबराकर देखा कि शीशे में उसका चेहरा
नीना जैसा लग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस परछाई के अंदर अपनी खुद की जान थी। अगले ही पल उस परछाई ने पागलों की तरह शीशे पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया, मानो वो बाहर निकलना चाहती हो। एलिस डर के मारे कुछ कदम पीछे खिसक गई। वो इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसके मुंह से चीख निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब उसे ही घूर रहे थे और तब तक शीशे से नीना भी गायब हो चुकी थी और शीशा भी बिल्कुल साबुत था। इन अजीब नजारों ने उसे पागल कर दिया था। क्लास खत्म होने से पहले ही वो भागती हुई नीना के घर गई ताकि उससे सारी सच्चाई उगलवा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके तो होश उड़ गए। नीना हाथ में एक खंजर लिए छत पर चुपचाप खड़ी थी। किसी की आवाज सुनकर उसने बहुत ही धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना कुछ सोचे समझे उसी खंजर से अपना गला रेत लिया। एलिस, वो दौड़कर उसे बचाने जाना चाहती थी, लेकिन तभी पता नहीं कहां से लाल कपड़ों में 2 गार्ड्स आ गए और जबरदस्ती उसे वहां से ले गए। रात को एलिस ने डरते हुए ये सारी बातें अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति ने बड़े आराम से कहा कि नीना शायद ऊपर से गलती से गिर गई होगी और अस्पताल में 2-4 टाके लगने के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बार एलिस को किसी पर भी यकीन नहीं था, क्योंकि उसने नीना को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसने अपने पति से ये भी पूछा कि वो रोज इतनी दूर काम करने के लिए कहा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सोसाइटी की बाकी औरतों की तरह उसे भी उस रहस्यमयी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके पति ने कहा कि ये कंपनी का सीक्रेट है और वो किसी को कुछ नहीं बता सकता। एलिस के बार बार पूछने पर वो जल्दी ही चिढ़ गया। उसे लगा कि उसकी जल्दी ही तरक्की होने वाली है और उसकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। उसे डर था कि उसकी पत्नी की बेवकूफी से कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। वैसे तो दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन ये उनकी पहली भयंकर लड़ाई थी। इत्तेफाक से उसी रात उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत गहरे समंदर में गिर गई है और जब उसका दम घुटने लगा तो अचानक उसकी आंख खुल गई। इस सपने ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। अगले दिन उसने रोज की तरह अपने पति को ऑफिस भेजा और पहले की तरह ही प्लास्टिक रैप से बचा हुआ खाना पैक करने लगी। लेकिन तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या सनक सवार हुई। उसने उसी पन्नी से अपने चेहरे को गोल गोल और पूरी तरह से कसकर लपेटना शुरू कर दिया। जब तक उसकी सांस नहीं रुकने लगी तब तक वो नहीं रुकी। मौत के इतने करीब होने का एहसास उसे अंदर तक डरा रहा था। बचने की तड़प में उसने घबराकर प्लास्टिक रैप को फाड़ना चाहा, लेकिन जैसे टेप का किनारा नहीं मिलता वैसे ही वो उस मोटी पन्नी को खोल ही नहीं पा रही थी। जब वो सच में अपना दम घोटने वाली थी तभी उसने अपने नाखूनों से जैसे तैसे पन्नी को फाड़ दिया। घुटन का ये सच में होने वाला एहसास उसे यकीन दिला गया कि ये सब कुछ बिल्कुल सच में हो रहा है। उसके पति को भी अपनी पत्नी का ये अजीब बर्ताव खटकने लगा था। डॉक्टर को घर बुलाया गया ताकि पत्नी का पूरा चेकअप हो सके। डॉक्टर ने आते ही भारी भरकम मेडिकल शब्द बोलने शुरू कर दिए। वो बस एलिस को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसने जो भी देखा वो सिर्फ उसका वहम था। लेकिन एलिस ने भी मेडिकल की पढ़ाई की थी। उसे अच्छे से पता था कि डॉक्टर बकवास कर रहा है। और जब डॉक्टर अपने बैग से पेन निकालने लगा तो एलिस की नजर बैग में रखी उस अश्वेत लड़की की मेडिकल फाइल पर पड़ी, लेकिन उस पर मरीज नहीं बल्कि कैदी लिखा हुआ था। जब उसका पति और डॉक्टर दरवाजे पर बात कर रहे थे तभी एलिस ने मौका पाकर डॉक्टर के बैग से उस लड़की की फाइल चुरा ली, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला क्योंकि काम की सारी जानकारी पर पहले ही काला मारकर फेर दिया गया था। इससे एलिस का शक और भी पक्का हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसके पति का प्रमोशन हो गया। जश्न मनाने के लिए फ्रैंक ने एक शानदार पार्टी रखी। एलिस भी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंची, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी एलिस जरा भी खुश नहीं थी। उसे वहां का माहौल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो जाकर वॉशरूम में छिप गई। उसकी सहेली ने जब एलिस को ऐसे देखा तो वो तुरंत उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ है। इसके बाद तो जैसे एलिस के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने सारे शक अपनी सहेली को बता दिए। उसे लग रहा था कि उस लड़की को कम्युनिटी का कोई गहरा राज पता चल गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी सहेली से कहा कि वो एक बार फिर उसके साथ उत्तर वाले रेगिस्तान में चले, लेकिन उसकी सहेली ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया और कहा कि वो भी उस लड़की की तरह पागल हो गई है। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। एलिस को अभी तक नहीं पता था कि उसकी सहेली दरअसल फ्रैंक की ही एक जासूस थी। अगले दिन जब सभी आदमी काम से लौटे तो उसके पति ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को घर बुलाया। जब सब लोग हंसी मजाक में मगन थे तभी बॉस फ्रैंक चुपचाप किचन में आ गया। वो काम में लगी एलिस से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर अचानक गंभीर होकर उसने एलिस के वहम के बारे में बात छेड़ी और साफ साफ मान लिया कि एलिस का शक बिल्कुल सही था। हे भगवान, उसने कहा, तुमने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान का इंतजार कर रहा था जो मुझे चुनौती दे सके। इसके बाद एलिस ने भी अपनी सारी हिचकिचाहट छोड़ दी। खाना खाते वक्त वो अपने पति की जगह जाकर सीधे फ्रैंक के सामने बैठ गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता एलिस ने वहां मौजूद सभी पति पत्नियों से कुछ सवाल पूछे। हैरानी की बात थी कि सबके जवाब बिल्कुल एक जैसे थे। सबके सब फिलाडेल्फिया से आए थे और हर पत्नी अपने पति से पहली बार ट्रेन में मिली थी। सब लोग बेवकूफों की तरह इसे महज एक खूबसूरत इत्तेफाक मान रहे थे। बस एलिस को ही ये सब बहुत डरावना लग रहा था। जब उसने आगे पूछा तो पता चला कि सारी पत्नियां आखिरी बार बीच पर घूमने पिछले साल के आसपास ही गई थी। एलिस ने चुपचाप बैठे फ्रैंक से सवाल किया, क्या तुम्हारी कंपनी कोई असली कंपनी है भी? क्या तुम लोगों ने छुपके से हम सबकी यादों के साथ छेड़छाड़ की है ताकि हमें जिंदगी भर इस दिखावटी परफेक्ट दुनिया में कैद रखा जा सके? लेकिन फ्रैंक पूरी तैयारी के साथ आया था। एलिस के सवालों पर उसने बिना पलक झपकाए सफाई दी कि एलिस भी उस अश्वेत लड़की की तरह मानसिक बीमारी का शिकार हो गई है और उसे तुरंत अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। फ्रैंक ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए एलिस की किसी भी बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। जो डिनर पार्टी अभी तक इतनी बढ़िया चल रही थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसका पति बहुत गुस्से में था क्योंकि सालों की मेहनत के बाद उसे प्रमोशन मिला था जो एक ही रात में मिट्टी
में मिल गया। लेकिन एलिस को उसके प्रमोशन की कोई परवाह नहीं थी। वो बस किसी तरह इस मनहूस जगह से भागना चाहती थी। पर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसका पति तो मना कर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को इस तरह टूटते हुए देखकर उसका दिल पिघल गया और वो मान गया। फिर सारा सामान पैक करके वो लोग कार में बैठ गए, लेकिन उसका पति स्टीयरिंग पकड़कर बस सॉरी बोलता रहा और उसने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ आए और जबरदस्ती एलिस को कार से बाहर खींच लिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। अपने करियर और पत्नी के बीच उसके पति ने करियर को ही चुना। गार्ड्स ने एलिस को बांधा और सीधे अस्पताल ले गए ताकि सर्जरी करके उसकी यादें मिटा सके। लेकिन मशीन से बिजली का झटका लगते ही उसकी पुरानी यादें किसी लहर की तरह वापस आने लगी। असल में वो एक बहुत ही कामयाब सर्जन थी और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी थी, जबकि उसका पति दिन भर खाली बैठा रहता और बस वीडियो गेम खेलता रहता था। धीरे धीरे एलिस को उससे नफरत होने लगी थी, लेकिन उसका पति उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। एक दिन इंटरनेट पर ओएसएस कम्युनिटी का विज्ञापन देखकर उसने तुरंत खुशी खुशी उसमें नाम लिखवा लिया। ये कम्युनिटी असल में एक नकली और वर्चुअल दुनिया थी। कोई आदमी असल जिंदगी में कितना भी नाकारा क्यों न हो, बस फीस भरते ही वो इस जगह पर एक बहुत ही कामयाब इंसान बन सकता था, जो रोज शानदार कार चलाता है और आलीशान घर में रहता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पत्नी भी उनकी हर बात मानती थी। इतनी परफेक्ट जिंदगी ने असल जिंदगी के कई नाकामयाब आदमियों को अपनी तरफ खींच लिया। ये आदमी रोज काम पर जाने का दिखावा करते थे, लेकिन असल में पहाड़ की चोटी पर बने हेडक्वार्टर जाकर सिस्टम से लॉग आउट करते थे। ऐसा करके वो असल जिंदगी में होश में आते और अपनी सोई हुई पत्नी को थोड़ा पानी और लिक्विड डाइट देते ताकि वो असल दुनिया में मर न जाए। फिर रात होते ही वापस सिस्टम में लॉग इन करके दिन भर की थकान का नाटक करते हुए घर लौट आते थे। धोखे में जी रही एलिस को लगता था कि उसका पति बहुत अच्छा इंसान है। भले ही एलिस की याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए ही था, क्योंकि सर्जरी खत्म होते ही वो फिर से सब कुछ भूल जाती। बाद में अपनी याददाश्त मिटवाकर फैक्ट्री सेटिंग्स पर लौट आई एलिस को वापस घर भेज दिया गया, जहाँ वो फिर से अपने पति की रची हुई परफेक्ट जिंदगी जीने लगी। वो रोज अपने पति को विदा करती और फिर घर की साफ सफाई में लग जाती। वो एक अमीर औरत की तरह आराम से रहती और वाइन पीते हुए अपने पति के काम से लौटने का इंतजार करती। लेकिन ये दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। एक दिन जब उसका पति अनजाने में वही गाना गुनगुनाने लगा जो असल जिंदगी में उसका फेवरेट था, तो एलिस को लगा जैसे उसने ये धुन पहले भी सुनी है। अगले ही पल उसकी भूली हुई यादें ताजा होने लगी। पुरानी जिंदगी के सारे पल एक एक करके उसके दिमाग में घूमने लगे। ये डरावना सच उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन उसके पति को अपनी इस हरकत का जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टे उसे लग रहा था कि उसने ये सब अपनी पत्नी की भलाई के लिए ही किया है। तुम रोज काम करती थी, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे अपना काम पसंद है। क्या तुम बहुत दुखी थी? तुम खुश नहीं थी? तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत थी? वो मेरी जिंदगी थी, मेरी जिंदगी। तुम उसे मुझसे ऐसे नहीं छीन सकते। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है एलिस। मुझे रोज तुम्हें छोड़कर जाना पड़ता है ताकि इतने पैसे कमा सकूं कि हम यहाँ रह सके। तुम्हें यही रहना होगा। एलिस को अपने पति से बहुत नफरत हो गई थी, लेकिन उसका पति अभी भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो घुटनों पर बैठ गया। एलिस को थोड़ा दुख तो हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि ये सब एक धोखा है और वो इस झूठ में और नहीं जीना चाहती थी। उसके पति ने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा था। एलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। इसलिए उसने पास रखा वाइन का गिलास उठाया और सीधे अपने पति के सिर पर दे मारा। लेकिन वार इतना जोरदार था कि गलती से उसके पति की वही मौत हो गई। आवाज सुनकर उसकी सहेली भी वहां आ गई। उसने घबराकर लाश को बेडशीट में लपेटने में एलिस की मदद की। इसके बाद उसने एलिस से कहा कि वो जल्दी से पहाड़ पर मौजूद कंपनी में जाकर सिस्टम से बाहर निकले, क्योंकि अगर कोई यहाँ मर जाता है तो असल दुनिया में भी उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक का एक क्लाइंट उसके सिस्टम में मर गया है, इसलिए फ्रैंक किसी भी कीमत पर उसे छोड़ेगा नहीं। असल में उसकी सहेली को सब कुछ पता था। वो असल जिंदगी की परेशानियों से थक चुकी थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से यहाँ रहना चुना था। उधर पति की मौत की वजह से सिस्टम का अलार्म बज गया और फ्रैंक ने तुरंत गार्ड्स की एक पूरी फौज एलिस को पकड़ने के लिए भेज दी। अपनी सहेली के बार बार कहने पर खून से लथपथ एलिस घर से भाग निकली। जैसे जैसे एलिस की याददाश्त वापस आ रही थी, इस नकली दुनिया में भी खराबी आने लगी। सारे आदमियों को अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो घबराने लगे। एलिस अपने पति की कार में बैठकर भागने लगी। तभी उसके पति का दोस्त उसे रोकने के लिए आया। किस्मत से उसकी सहेली ने सही वक्त पर आकर उसे रोक लिया। एलिस को लगा कि अब वो आसानी से बच निकलेगी, लेकिन तभी पीछे से गार्ड्स ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सारे आदमी एलिस पर गुस्से से भड़क रहे थे, क्योंकि उनकी परफेक्ट जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो गई थी। एलिस ने कार की स्पीड और तेज कर दी और उत्तर की तरफ रेगिस्तान में भागने लगी। गार्ड्स भी उसका तेजी से पीछा कर रहे थे। अब कंपनी बस थोड़ी ही दूर थी, लेकिन गार्ड्स की 2 गाड़ियां एलिस के बिल्कुल करीब आ गई। वो उसे दोनों तरफ से घेरना चाहते थे और भी बुरी बात यह थी कि डॉक्टर की कार भी सामने से आ रही थी। एलिस अब पूरी तरह से बीच में फंस चुकी थी। भागने का कोई रास्ता न देख उसने एक रिस्क लिया और जोर से ब्रेक लगा दी। गार्ड्स की दोनों गाड़ियां अपना बैलेंस खो बैठी और आपस में टकराकर सामने से आ रहे डॉक्टर की कार से जोर से भिड़ गई। तीनों गाड़ियां हवा में उछलकर वहीं पलट गई। जैसे ही फ्रैंक को डॉक्टर के मरने की खबर मिली, उसे एहसास हो गया कि अब इस कम्युनिटी का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटा, उसकी पत्नी ने खंजर से उस पर वार कर दिया। एलिस के इस हंगामे की वजह से कम्युनिटी की बाकी औरतों को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। उधर एलिस भी पूरी स्पीड से पहाड़ पर पहुंच गई, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार पहाड़ के बीच में ही खराब हो गई। अब उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो कार छोड़कर पैदल ही ऊपर की तरफ भागने लगी। लेकिन वो गार्ड्स भी किसी मकड़ी की तरह तेजी से पहाड़ पर चढ़कर उसका पीछा कर रहे थे। एलिस भी बिना रुके बस भागती रही और